एक समय होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जीवन संतुलित होता है, शांति और अमन चैन का माहौल। फिर समय करवट बदलता है और इस करवट से सब उथल पुथल हो जाता है। यहां कोई भी शांति या संतुलित नहीं था। सब किसी न किसी संकट से घिरे थे। अभी कोई लाभ हानि के बारे में नहीं सोच रहा था। सब यही मना रहे थे कि जीवित बचे रहें किसी भी तरह। लेकिन फिर भी अधीश का पलड़ा इन सब से थोड़ा ऊपर था। वो अभी भी उस स्थिति में जहां इंसान लाभ हानि सोच विचार सकता है, सौदा कर सकता है, और उसने किया भी। और इस सौदे में दांव पर लगे थे हजारों जीवन। क्या अधीश के लिए यह सौदा फायदेमंद साबित होगा? अधीश और उस डकैत सरदार के बीच की बात विश्वा ने सुन ली थी। उसने कहा था कि इन डाकुओं को यहां सेना को रोके रखने के लिए भेजा गया ताकि वे शाही दल की मदद ना कर सकें। इतना सुनना था कि विश्वा ने सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया और कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच गया जहां डाकुओं ने शाही दल पर हमला किया था। तूफान की तरह बढ़ती विश्वा की सेना ने जाते ही तबाही मचा दी। उधर अधीश अब भी सरदार से पूछताछ कर रहा था। ये बताओ कि तुम्हारे दल के सभी सदस्य शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ और बलवान हैं। तुम लोग कोई विशेष योग व्यायाम करते हो? अधीश ने पूछा। वो उनके इतने शक्तिशाली होने का रहस्य जानना चाहता था। हमारे दल के मुखिया, हमारे मुख्य सरदार हमें खुद व्यायाम कराते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे आसन हमें सिखाए हैं जिनके कारण हमारी शक्ति कई गुना बढ़ गई है, वो बोला। और तुम्हारे वो मुखिया अभी हैं कहां? अधीश ने पूछा। शाही दल पर हमला करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व वही कर रहे हैं, उसने बताया। क्या? अधीश ने सोचा। इसका मतलब है पिताजी अभी उसी से सामना करने निकले हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे उनकी सहायता करने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अधीश बेचैन हो उठा। वो जानता था कि इन डाकुओं को प्रशिक्षित करने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वासुदेव जी, जल्दी चलिए, हमें जल्दी से जल्दी पिताजी की सहायता के लिए पहुंचना होगा। उधर डाकुओं के मुखिया को जैसे ही पता लगा कि एक सैनिक टुकड़ी शाही दल की सहायता के लिए आई है, वो तुरंत मैदान में आ गया। उसने देखा कि विश्वा इस तरह उसके सैनिकों को काट रहा है जैसे कोई माली जंगली घास काटता है। उसने तलवार संभाल ली और सीधे विश्वा से जाकर भिड़ गया। अच्छा, तो तुम हो इस दल के मुखिया। अब मैं खुद तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देने आया हूं, विश्वा बोला और तलवार के घातक प्रहार करने लगा। गलती तो तुमने की जो मेरे मामले में टांग अड़ाने आ पहुंचे, मुखिया ने जवाब दिया और पलटकर वार किया। दोनों ही काफी शक्तिशाली थे, दोनों को युद्ध का अनुभव था और दोनों ही अच्छे योद्धा थे। जब उनकी तलवारें टकराती तो लगता बिजलियां कड़क रही हैं। विश्वा ने एक भरपूर वार किया मुखिया पर और उसने पूरी ताकत से उसे रोका और जोर की आवाज के साथ दोनों की ही तलवारें टूट गईं। अब विश्वा निहत्था ही उस पर झपट पड़ा। वो मुखिया भी कम न था। यहां भी वो बराबरी से विश्वा से जूझ रहा था, लेकिन वो अभी जवान था और विश्वा अब वृद्ध हो चला था। धीरे धीरे वो थकने लगा। डाकू उस पर हावी होता जा रहा था। डाकू ने एक मरे हुए सैनिक का कवच उठाया और विश्वा के सर पर जोर से मारने ही वाला था कि अचानक उसके सर पर बर्फ जमने लगी। अचानक हुए इस अजीब हमले से वो चौंक गया। कवच उसके हाथ से छूटकर गिर गया, लेकिन जल्दी ही वो समझ गया कि यह किसी मंत्र का कमाल है। उसने थोड़ी सी ही कोशिश में बर्फ को चूरे की तरह बिखेर दिया और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। अधीश? विश्वा ने पलट कर देखा। अच्छा, तो तू भी चला आया मरने? आज तुझे भी देख लेता हूं, कहता हुआ डाकू उसकी ओर बढ़ा। ये ले, पिछली बार तो बस तुझे रोकने के लिए था, इस बार बांधने के लिए है, अधीश ने कहा और कठोर बर्फ से उसे जमा दिया। डाकू के चेहरे के भाव बदल गए। अब वो घबराया हुआ लग रहा था। इसके बाद अधीश ने 5 अग्निपिंड उसकी सेना की ओर भी दाग दिए। डाकुओं में भगदड़ मच गई और थोड़ी ही देर में सबने आत्मसमर्पण कर दिया। अधीश ने उनके मुखिया के हाथ बांध दिए, बर्फ को एक अग्निपिंड से पिघला दिया और उसे अपने खेमे की ओर ले चला। तब तक विश्वा ने राजकुमारी अमृत और राजकुमार सुवीर के बंधन भी खोल दिए थे। अधीश ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वहां से निकल गया। राजकुमारी को यह बात खटक गई कि किस तरह अधीश वहां के मुखिया को लेकर चला गया।
जैसे उसका वहां आने का उद्देश्य सिर्फ वही हो, और राजकुमारी से डाकू को ले जाने से पहले पूछा तक नहीं। वो विश्वा से बोली, अच्छा विश्वा जी, अब मैं चलती हूं, अभी हमें काफी दूर जाना है। ठीक है राजकुमारी जी, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, कहकर विश्वा ने उससे विदा ली। विश्वा ने इस बार उससे अपने साथ चलने के लिए पूछा भी नहीं। राजकुमारी समझ गई कि विश्वा उसकी सहायता करने सिर्फ उसके पिता के एहसान के कारण आया था, लेकिन अब उसके सैनिक और भी कम हो गए थे और सेनापति सुकेश मारा गया था। बचे खुचे सैनिकों के साथ शाही दल फिर से पाथरगढ़ की ओर चल पड़ा। इधर अधीश डाकुओं के दल के प्रमुख सरदार को अपने साथ अपने तंबू में लेता आया था। जब से अधीश उसके सामने आया था, वो उसके कड़े को ध्यान से देख रहा था। शाही दल पर हमला क्यों किया? अधीश ने पूछा। हमें लगा था उनके पास बहुत धन होगा, वही लूटने के इरादे से हमला किया था, सरदार धीरे से बोला। वो बंधा हुआ जरूर था, लेकिन डरा हुआ नहीं। एकदम निडरता से अधीश के सवालों के जवाब दे रहा था। जो बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि तुमने अपने दल के लड़ाकों को कैसे प्रशिक्षित किया है? अधीश ने अब वो प्रश्न पूछा जो वो वास्तव में पूछना चाहता था। सरदार कुछ देर अधीश को ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, जैसे चिन्ह आपके कड़े पर बने हैं, वैसे ही चिन्ह मेरे तमगे पर बने हैं। अधीश बिल्कुल इसी जवाब की उम्मीद कर रहा था। इसका मतलब था उसके पास भी हजारों साल पुरानी चित्रलिपि लिखी हुई कोई चीज थी, और जिस तरह अधीश को अपने कड़े के चित्र हिलते डुलते दिखाई देते थे, वो डाकू भी देख सकता था। अब अधीश किसी भी तरह उससे वो तमगा पाना चाहता था, लेकिन सरदार को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना, क्योंकि वो जानता था कि भले ही उसने सरदार को कैद कर रखा है, लेकिन उसको चोट पहुंचाते ही उसके लड़ाके भड़क उठेंगे और विश्वा की सेना को साफ कर देंगे। उनकी संख्या भी अधिक थी और शक्ति भी, और अधीश अभी सबसे नहीं लड़ सकता था। उसने सरदार के साथ एक सौदा करने का फैसला किया। तुम्हें पता है मेरे पास मंत्र सिद्धि है? अधीश ने पूछा। हाँ, वो तो मैं जान गया था। कोई तत्व सिद्धि वाला आदमी इतना शक्तिशाली नहीं होता, ना ही वो अलग अलग तत्वों को वश में कर सकता है, सरदार बोला। तुम्हारा वो तमगा कहाँ रखा है? अधीश ने दूसरा सवाल किया। मेरे गांव में मेरे ठिकाने पर मैंने छिपा कर रखा है, उसने जवाब दिया। ठीक है, एक सौदा करते हैं। यदि तुम मुझे वो तमगा दे देते हो तो मैं तुम्हें मंत्र सिद्धि सिखाऊंगा, अधीश ने प्रस्ताव रखा। सरदार कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि अधीश क्या कर रहा है। वो अधीश को चकित भाव से देखता रहा, फिर बोला, क्या सच में? सरदार की आंखों में चमक आ गई। सरदार के पास शारीरिक बल तो बहुत था, लेकिन कोई सिद्धि नहीं थी। यदि उसके पास किसी भी तरह की तत्व या मंत्र सिद्धि आ जाती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, फिर उसके दल को कोई हरा नहीं सकता। यह बात अधीश भी जानता था। वो उसके मन की असीम शक्ति को पहचान गया था, जिससे वो चित्रलिपि हिलती डुलती दिखाई दे। उसके पास मन की शक्ति पर नियंत्रण होता है। लेकिन अधीश के पास फिलहाल सरदार के साथ समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी ही अपने ठिकाने से वो तमगा लेकर आता हूं, सरदार ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अधीश ने कहा, और सरदार को बंधनों से मुक्त कर दिया। फिर वे दोनों मधुप को लेकर अधीश की घोड़ा गाड़ी से उसके ठिकाने पर चल दिए। सरदार रास्ता बताता जा रहा था। कुछ ही देर में वे लोग पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सी घाटी में बसे एक गांव में पहुंचे। छोटे छोटे साफ सुथरे घर बने हुए थे। वो जगह बहुत ही सुंदर थी। बच्चे खेल रहे थे और औरतें दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं। ऐसा लग रहा था कि ये आम गांव की तरह ही एक छोटा सा गांव है, जहां पुरुष काम पर गए हुए हैं और उनकी स्त्रियां घर पर उनका इंतजार कर रही हैं। किसी भी तरह वो गांव डाकुओं का ठिकाना नहीं लग रहा था। अधीश आश्चर्य से चारों ओर देख रहा था। ये गांव मैंने बसाया है, सरदार गर्व से बोला। वाकई ये बहुत सुंदर जगह है, अधीश तारीफ किए बिना न रह सका। फिर सरदार उसे अपने घर ले गया और अधीश को बैठने के लिए आसन दिया और खुद अंदर चला गया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक तमगा था। अधीश ने देखा वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो तमगा सच में हजारों साल पुराना था और उस पर चित्रलिपि में कुछ उकेरा गया था। अधीश काफी देर तक उस तमगे को ध्यान से देखता रहा।
अब ये मेरा हुआ, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजाद कर दूंगा, अधीश ने कहा। और मंत्र सिद्धि? सरदार अधीर होकर बोला। वो तो मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा, अधीश ने कहा। फिर उसने एकांत में जाकर जगन्नाथ की किताब निकाली। उसमें हवा के भंवर वाले मंत्र और आकृति एक बार सरदार को दिखाई और उसे वो मंत्र सीखने और आकृति याद करने को कहा। सरदार बुद्धिमान था और उसमें मन की शक्ति भी अच्छी थी। जल्दी ही उसने वे दोनों चीजें याद कर लीं और अपना पहला परीक्षण किया। की आवाज हुई और एक छोटा सा भंवर उसके सामने बनने लगा। सरदार के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अब तुम इसका अभ्यास करते रहना, जल्दी ही तुम इसे अच्छी तरह सीख जाओगे, अधीश ने कहा। अब मुझे जाना होगा, अभी हमें बहुत दूर जाना है। फिर सरदार बोला, मैं आपके साथ अपने कुछ विशेष लड़ाके भेज रहा हूं ताकि रास्ते में कोई और डाकू दल आपको परेशान न करे। सरदार उससे बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। अधीश मधुप के साथ वापस चल पड़ा। उसके खेमे में सभी को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन अधीश को सही सलामत आया देख सबने चैन की सांस ली। आते ही अधीश ने कैदी डाकुओं को छोड़ दिया। विश्वा का दल एक बार फिर चलने के लिए तैयार हो गया। वे सब दिन भर चलते रहे और शाम होने से पहले पाथरगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे। पाथरगढ़ इन दिनों जौहरगढ़ से भागकर आने वालों की शरण स्थली बना हुआ था। मुख्य द्वार पर कई सैनिक आने वालों की पहचान इत्यादि पूछकर और शुल्क लेकर ही अंदर जाने दे रहे थे। विश्वा के दल में लगभग 3000 लोग थे। विश्वा आगे बढ़कर पहरेदारों से बात करने गया। हम जौहरगढ़ से आए हैं, पाथरगढ़ में शरण लेने, हमें अंदर आने दीजिए, विश्वा ने कहा। आपको शुल्क चुकाना होगा, 10 स्वर्ण मोहरें प्रति व्यक्ति, पहरेदार ने सपाट आवाज में कहा। प्रति व्यक्ति 10 स्वर्ण मोहरें, यानी कुल मिलाकर 30,000 स्वर्ण मोहरें। हालांकि ये विश्वा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और आपके हथियार और घोड़े बाहर ही छोड़कर जाने होंगे, इन्हें आप अंदर नहीं ले जा सकते, पहरेदार बोला। लेकिन बिना घोड़े के हमारी गाड़ियां अंदर कैसे जाएंगी? लोगों को पैदल चलना पड़ेगा और सामान खुद ढोना पड़ेगा। इस तरह तो हमें कोई ठिकाना खोजने में बहुत समय लग जाएगा, विश्वा बोला। 30 स्वर्ण मोहरें प्रति घोड़े की चुकाइए और घोड़े भी लेते जाइए, पहरेदार बोला। ये एक बड़ी कीमत थी। विश्वा के दल में हजारों घोड़े थे और सबका मूल्य चुकाना संभव नहीं था। लेकिन मेरे पहले जो लोग गए उनसे तो आपने घोड़ों का मूल्य नहीं लिया। विश्वा ने कुछ लोगों को सिर्फ 10 मोहरें चुकाकर जाते हुए देखा था। वे कुल 4 ही थे, आप 4000। कल के दिन आपका आक्रमण करने का इरादा हो गया तो, पहरेदार ने कहा। बात उसकी ठीक थी। वैसे उनका दल सच में ही एक सेना की तरह लग रहा था। मैं अपने दल के दूसरे सदस्यों से बात करके आता हूं, विश्वा ने कहा और वापस आकर पूरी बात माधव देव और अधीश को बताई। इतना धन तो हमारे पास है भी नहीं, और किसी तरह जुटाकर दे भी दिया तो आगे हम क्या करेंगे, माधव देव ने चिंतित स्वर में बोला। तो क्या हम अपने घोड़े यहीं छोड़ दें? लेकिन घोड़ों के बिना चलना कितना मुश्किल हो जाएगा, विश्वा ने कहा। अधीश सोच रहा था कि क्यों ना वो डाकुओं के सरदार के पास जाकर एक और मंत्र के बदले कुछ धन ले आए। ये काम जोखिम भरा था और समय भी लगता, लेकिन इसके अलावा उन लोगों को कोई रास्ता सूझ भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ पहरेदार अपनी बात पर अड़े हुए थे। वैसे भी जौहरगढ़ और दूसरे इलाकों से मठ के सताए हुए बहुत से लोग पाथरगढ़ में शरण लेने आते थे, इसलिए पाथरगढ़ के वित्त मंत्री ने इसे आय का एक साधन बना लिया था। इधर विश्वा के दल में सभी चिंता में डूब गए थे। आखिर विश्वा और माधव ने मिलकर मूल्य चुकाने का फैसला लिया। अभी हमारे पास इतना धन तो होगा ही, विश्वा ने पूछा। हाँ, व्यवस्था हो जाएगी, बाकी भविष्य की बाद में सोचेंगे, माधव देव ने उत्तर दिया। अधीश बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रहा था। वैसे इस मामले में वो कर भी क्या सकता था। आज से पहले उसे धन के बारे में कभी सोचना भी न पड़ा था। तभी उसे द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो एक घोड़े पर सवार था और उसके साथ कई अन्य लोग भी थे। सभी पहरेदार उसे झुककर प्रणाम कर रहे थे। देखकर ही वो बहुत प्रभावशाली लग रहा था। अधीश सीधा उसके पास जा पहुंचा और प्रणाम कर उसने अपना परिचय दिया। श्रीमान, मैं जौहरगढ़ से आया हूं। मैं एक मंत्र सिद्धि धारक हूं। मेरा नाम अधीश है। अपने दल के साथ पाथरगढ़ में शरण लेने आया हूं। हमें प्रवेश की आज्ञा दें।
मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मंत्र सिद्धि? उस व्यक्ति ने बस इतना ही कहा और पहरेदारों को आज्ञा दी कि सम्मान के साथ अधीश के दल को नगर में प्रवेश दिया जाए। वो पाथरगढ़ की रक्षा दल का मुख्य अधिकारी था। अधीश जानता था कि पाथरगढ़ में मंत्र सिद्धि धारकों को बहुत सम्मान दिया जाता है और इसी आधार पर आसानी से उसे प्रवेश मिल भी गया। क्या इतने बड़े दल को कहीं ठिकाना मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।